हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम सोशोलॉजी का 40 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपका सोशोलॉजी का अपकमिंग एग्जाम यूजीसी नेट जेआरएफ जीआईसी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी या सोशोलॉजी के बाकी जो अदर्स एग्जाम हैं इन सभी के लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति अपने ही देश की सीमाओं के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ये माइग्रेशन के टॉपिक से रिलेटेड है। ये माइग्रेशन से पूछ रहा है। माइग्रेशन जो होता है कि जब व्यक्ति एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी या अस्थायी तौर पर जो निवास करता है उसे प्रवास कहा जाता है, उसे माइग्रेशन कहा जाता है। तो ये मेनली जो दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक प्रवास होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। तो यहाँ से मेनली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक अप्रवास होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में और एक होता है उत्प्रवास होता है। तो ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट के प्रकार जो प्रवास के जो प्रकार हैं यहाँ से जो है वो आपसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अगर इस क्वेश्चंस की बात करें तो इसका जो ऑप्शन है वो है आंतरिक प्रवास, बाह्य प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या अस्थायी प्रवास। तो जब व्यक्ति जो होता है वो देश की सीमाओं के भीतर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक गांव से दूसरे गांव में जाना, एक गांव से दूसरे शहर में जाना रोजगार के लिए, किसी भी रीजन्स किसी भी कारण के लिए। और ध्यान रखिएगा जो प्रवास के माइग्रेशन के जो फैक्टर हैं, एक होता है पुश फैक्टर, दूसरा है पुल फैक्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में इसे पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो है आंतरिक प्रवास, कि जब व्यक्ति जो होता है वो देश की सीमाओं के भीतर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है वो निवास करता है, जाता है, तो उसे बोलते हैं आंतरिक प्रवास, इंटरनल माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रवास का कारण प्राकृतिक आपदा, युद्ध या अकाल होता है तो यह किस प्रकार का प्रवास है। आर्थिक प्रवास, बाध्य प्रवास, स्वैच्छिक प्रवास, अस्थायी प्रवास। तो जब ये रीजन्स होते हैं, प्राकृतिक आपदा, युद्ध या अकाल होता है, तो ये जो इस प्रकार का जो प्रवास होता है वो है बाध्य प्रकार का, क्योंकि ये जो रीजन्स हैं वो आप व्यक्ति को बाध्य करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करने के लिए, क्योंकि इस स्थिति में उस जगह पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बाध्य जो फोर्स माइग्रेशंस होते हैं ये हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रवासन के जो पुश फैक्टर का उदाहरण कौन सा है। तो पुश फैक्टर, जो माइग्रेशन के पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान में रख के जाइए, इसे पढ़ के जाइएगा। तो जो पुश फैक्टर होते हैं वो है, ऑप्शन की बात करें तो बेहतर शिक्षा, बेरोजगारी, नौकरी के अवसर, उच्च आय। तो प्रवासन के जो पुश फैक्टर का जो उदाहरण है वो है, आपको पुश करते हैं किसी दूसरी जगह पे जाके रहने के लिए, वो है बेरोजगारी। जो है तो आपको अगर किसी जगह पे किसी गांव या शहर में रोजगार नहीं है तो वो व्यक्ति को पुश करेगा किसी दूसरे शहर में रोजगार ढूंढने के लिए, दूसरी जगह पे रोजगार जो है पाने के लिए। तो ये होता है पुश फैक्टर। बेरोजगारी जो है पुश फैक्टर का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं अभी पुल फैक्टर का उदाहरण। प्रवासन के जो है वो पुल फैक्टर का उदाहरण कौन सा है। पुल फैक्टर मतलब जो अपनी तरफ व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, वो हो गए पुल फैक्टर। गरीबी, आकार, रोजगार के अवसर और सामाजिक जो है असुरक्षा। तो जो पुल फैक्टर है वो है रोजगार के अवसर, ऑप्शन सी होगा कि रोजगार के अवसर जहाँ पे अधिक होंगे। अगर एक शहर में व्यक्ति छोटी नौकरी कर रहा है, दूसरे बड़े शहर में मेट्रो सिटी दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो उतने ही काम के लिए वो ज़्यादा हाई है, ज़्यादा दे रहे हैं, वहाँ पे रोजगार के अवसर है, तो वहाँ पे व्यक्ति जो है वो जो रोजगार है वो व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वो ये पुल फैक्टर है। तो रोजगार के अवसर जो है वो ये पुल फैक्टर हो गया। और साथ ही साथ जो पुल फैक्टर में होते हैं, ये शिक्षा होती है या फिर जो स्वास्थ्य होते हैं, ये सारी सुविधाएं भी व्यक्ति को जो होती है आकर्षित करी। लोग गांव से शहरों में जब जाने के लिए क्या प्रवास करते हैं तो ये पुल फैक्टर ही होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ पे कम सुविधाएं होंगी वहाँ पे, और जहाँ पे अधिक सुविधाएं होंगी वहाँ पे हमेशा व्यक्ति आकर्षित ही होता है। शहरों में अच्छी जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ पे अच्छे जो स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी मिल जाती है, वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं, वहाँ पे रोज़गार के अवसर अच्छे होते हैं, इसलिए लोग जो है शहर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी काफ़ी हाई होता है, तो अगर उनकी आय अच्छी है, उनके पास रोज़गार के अच्छे अवसर है, तो वो बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं। तो ये होते हैं पुल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महिलाओं से संबंधित मुद्दे के टॉपिक से। तो क्वेश्चन है कि भारत में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख रूप से लाई गई थी। ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। तो महिलाओं की जो है सशक्तिकरण की अवधारणा जो सबसे पहले लाई गई थी वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्त्री विमर्श का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है।
तो पुरुषों को अधिकार दिलाना, महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए संघर्ष करना, केवल गृहिणियों की स्थिति सुधारना, समाज में पुरुष प्रधानता को बनाए रखना। तो इसका जो आंसर है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये है महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए जो है वो संघर्ष करना है। तो महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं, ये यूजीसी नेट जेआरएफ का ये फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है महिलाओं से संबंधित मुद्दे जो हैं, ये जो है अच्छे से आप कवर करके जाइएगा अगर आप दिसंबर का यूजीसी नेट जेआरएफ का जो है वो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिमोन द बोवा की प्रसिद्ध जो पुस्तक है द सेकंड सेक्स का मुख्य विषय क्या है। तो पहले तो ये आपको याद रखनी है कि सिमोन द बोवा की जो बुक है उनका नाम है द सेकंड सेक्स, क्योंकि ये आपके नेट के पेपर में पूछा गया है ये बुक का नाम। तो इसका ऑप्शन देखते हैं वर्ग संघर्ष। तो इसका सब्जेक्ट क्या है ये आपसे पूछ रहा है। कभी कभी जो फेमस बुक्स होती है उनका सब्जेक्ट क्या है, उनका विषय क्या है, किस विषय में वो लिखी गई है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, सिर्फ बुक का नाम नहीं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। वर्ग संघर्ष, लैंगिक असमानता, धार्मिक नियंत्रण, औद्योगिक समाज। तो इसका जो सब्जेक्ट है इस बुक का वो है लैंगिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारीवाद फेमिनिज्म का मूल उद्देश्य क्या है। ध्यान रखिएगा, नारीवाद की जो लहरें थी, जो कई सारी लहर थी, जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ से जो है नेट के पेपर में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नारीवादी आंदोलन, ये जो टॉपिक है ये आप ज़रूर से जो है वो रेडी करके तैयार करके जाइएगा, ये नेट के पेपर में आपसे पूछता है। तो ऑप्शन की बात करें तो है समाज में समान अवसर व अधिकारों की असमानता, पुरुष विरोध, आर्थिक स्वतंत्रता मात्र, राजनीतिक जो है वो प्रबुद्ध। तो इसका जो आंसर होगा वो है समाज में समान अवसर और अधिकारों की स्थापना करना नारीवाद का जो है मूल उद्देश्य है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्त्री द्वितीय लिंग नहीं है बल्कि समान मनुष्य है, यह विचार किसने दिया है। तो ये भी आपके यूजीसी नेट के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर ऑप्शंस की बात करें तो बेट्टी फ्रीडन का, सिमोन द बोवा का, मार्गरेट मीड, जूलियट मिशेल। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी होगा। सिमोन द बोवा की जो ये स्टेटमेंट है, ये विचारे कहते हैं कि स्त्री जो है वो द्वितीय लिंग नहीं बल्कि समान मनुष्य है। नेक्स्ट है द फेमिनिन मिस्टीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फेमिनिन मिस्टीक नामक पुस्तक किसकी रचना है। सिमोन द बोवा, बेट्टी फ्रीडन, एनी बेसेंट, एलेन सोल्टर। तो इसे कंफ्यूज हो के आप सिमोन द बोवा मत करिएगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, ये बेट्टी फ्रीडन का है द फेमिनिन मिस्टीक जो बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समाज में लैंगिक असमानता को किस प्रकार की असमानता माना गया है। जैविक असमानता, सामाजिक सांस्कृतिक असमानता, धार्मिक असमानता, आर्थिक असमानता। तो अगर हम लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो ये जैविक नहीं होती, ये प्राकृतिक नेचुरल नहीं होती, बल्कि ये सामाजिक सांस्कृतिक असमानता है। ये कि समाज में इसको बनाया गया है, ये संस्कृति का हिस्सा होती है, पार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी किससे संबंधित है। मार्क्सवाद, नारीवादी ज्ञान मीमांसा, संरचनावाद, व्यवहारवाद। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, नारीवादी ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नारी आंदोलन की पहली लहर मुख्यतः किस मुद्दे से जुड़ी थी। दहेज प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन, राजनीतिक भागीदारी, रोजगार। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी है, सती प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन से जो नारीवादी आंदोलन की पहली लहर जो है वो संबंधित थी। महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण जो है वो दिए जाने का प्रस्ताव किया गया, प्रस्तावित है। 25%, 30%, 33% या 40%। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी होगा, यह है 33%। पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण का प्रावधान है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है कि भारत में महिला आंदोलन की दूसरी लहर का प्रमुख जो है वो केंद्र क्या था। तो पहली लहर का हमने देख लिया, अब दूसरी लहर का विषय क्या था ये देखना है। सामाजिक सुधार, रोजगार और समान वेतन की मांग, शिक्षा, धार्मिक सुधार। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी होगा, रोजगार और समान वेतन की मांग। और पहली लहर का भी आप ध्यान रखिएगा क्या। नेक्स्ट है कि इंटरसेक्शनैलिटी की अवधारणा का संबंध है केवल वर्ग और जाति से, जाति, वर्ग, लिंग, धर्म के अंतः संबंध से, राजनीतिक दलों से, महिला शिक्षा से। तो इसका होगा ऑप्शन जो है वो बी होगा, जाति, वर्ग, लिंग, धर्म के अंतः संबंध से। नेक्स्ट हमारा भूमि सुधार के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं।
कि भूमि सुधार का समाजशास्त्री दृष्टि से प्रमुख जो है उद्देश्य है वो क्या माना जाता है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक समानता और ग्रामीण न्याय की स्थापना, औद्योगिकीकरण का विकास, ग्रामीण कर व्यवस्था में सुधार। तो इसका जो है ऑप्शन जो है वो ऑप्शन भी होगा कि सामाजिक समानता और ग्रामीण न्याय की स्थापना करना जो है वो भूमि सुधार का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या था? शहरीकरण में वृद्धि, ग्रामीण श्रमशक्ति में कमी, भूमिधारी वर्ग का कमजोर होना, हरित क्रांति का आरंभ। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है कि भूमिधारी वर्ग का कमजोर होना जो है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो आज़ादी के बाद लाया गया था उसका जो है वो प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्री A.R. देसाई भूमि सुधारों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मार्क्सवादी दृष्टिकोण, कार्यात्मक दृष्टिकोण, संरचनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो ये भूमि सुधारों को जो A.R. देसाई देते हैं वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखते थे, ये मार्क्सवादी थे। भूमि सुधारों की असमान प्रगति का प्रमुख जो है वो कारण क्या है? राज्यों के अधिकार क्षेत्र में विषय होना, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप, किसानों की असहमति, भूमि की अनुपलब्धता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए है कि जो भूमि सुधार है वो राज्य के विषय क्षेत्र में आता है। इसका ये जो विषय है ये राज्य जो है कानून बनाती है, जो राज्य की विधानसभा है वो कानून बनाती है, तो उसके अंतर्गत आता है। इसलिए जो है ये हर राज्य में आपको भूमि सुधार जो है वो संबंधित जो कानून व्यवस्था है वो अलग अलग देखने को मिलती है, इसलिए जो है ये असमान प्रगति है इसका कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी जो खेती होती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग की अवधारणा समाजशास्त्रीय रूप से क्या दर्शाती है? निजी स्वामित्व को बढ़ावा, सामूहिक श्रम और समानता का सिद्धांत, पूंजीवादी उत्पादन, कृषि का यंत्रीकरण। तो जो सहकारी और कोऑपरेटिव फार्मिंग है वो बताती है यहाँ पे सामूहिक श्रम और समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा कि भूमि सुधारों की विफलता के प्रमुख समाजशास्त्री कारणों में से एक क्या है? तकनीकी संसाधनों की कमी, ग्रामीण सत्ता संरचना में प्रभु वर्ग का प्रभाव, भूमि की उर्वरता की कमी, सरकारी नीति का जो है वो अभाव। तो अगर इसका मेनली जो कारण देखा जाए कि भूमि सुधारों की जो है वो काफ़ी विफल रहे हैं कुछ राज्यों में, तो ये जो सरकारी जो नीति है इसमें कहीं ना कहीं जो है वो इनके इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो कमी देखी गई। तो इसलिए सरकारी नीति का जो है अभाव रहा है, इसलिए जो भूमि सुधारों की जो विफलता रही है उस वजह से। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह। या हरित क्रांति के जनक जो है भारत में कौन रहे हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के डॉक्टर मनमोहन सिंह, MS स्वामीनाथन, V कुरियन, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1950 में, 1965 में, 1972, 1980। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी है, जो 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की सर्वाधिक सफलता किस क्षेत्र में हुई है? तो ये हरित क्रांति का जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप कवर करके जाइएगा। पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, मध्य भारत में। तो उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी है, उत्तर पश्चिम भारत में जो हरित क्रांति की जो है वो सर्वाधिक सफलता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति का प्रमुख जो है घटक कौन सा था? भूमि सुधार, उच्च उपज वाले बीज, श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, कर व्यवस्था में सुधार। ऑप्शन है इसका आंसर जो है वो है उच्च उपज वाले बीज, हाइब्रिड सीड्स जो है वो। हरित क्रांति की कौन सा समाजशास्त्री परिवर्तन सबसे प्रमुख रहा है? ग्राम पंचायतों का विस्तार, सामाजिक गतिशीलता का बढ़ना, वर्ग संघर्ष का अंत, ग्रामीण पारंपरिकता का सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन है इसका जो आंसर होगा वो है सामाजिक गतिशीलता का बढ़ना। हरित क्रांति जब आई थी तो लोगों जो है वो किसानों की आय बढ़ी, इससे जो है वो समाज में गतिशीलता देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के कारण ग्रामीण समाज में कौन सा नया विभाजन जो है उभरा? तो हरित क्रांति की सकारात्मक परिणाम ही नहीं थे, इसके नकारात्मक प्रभाव भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखे गए हैं। उच्च जाति, निम्न जातियाँ, शिक्षित अशिक्षित, अमीर किसान और गरीब किसान, शहरी और ग्रामीण। तो इसका जो है वो ग्रामीण समाज में जो नया विभाजन हुआ है, जो एक नकारात्मक प्रभाव था वो था अमीर किसान और गरीब किसान। जो अमीर किसान थे जिनके पास पैसे थे कृषि में निवेश करने के लिए, उन्होंने निवेश किया, वो और अमीर बनते गए। जो गरीब किसान थे वो पिछड़ गए वहाँ पे, तो उनकी जो है वो इतने पास पैसे नहीं थे, उतना वो निवेश नहीं कर पाए, सरकार का इतना सहयोग नहीं था,
तो इसलिए जो है वो गरीब ही बनते गए और अमीर किसान जो है इन्होंने, जो बड़े बड़े किसान थे वो इन्वेस्ट करके वहाँ पे वो काफ़ी जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति ने भारत के ग्रामीण समाज में किस प्रकार के विकास को जो है वो जन्म दिया? समतावादी विकास, असंतुलित और क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक विकास और सामाजिक पुनर्गठन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, असंतुलित और क्षेत्रीय विकास जो है वो, कि जो हरित क्रांति का जो ग्रामीण समाज में जो एक विकास देखा गया कि हर क्षेत्र में अलग अलग, जैसे अभी हमने देखा कि उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र में है इसका ये काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक, बाकी जो क्षेत्रों में जो इसका जो विकास है जो उतना हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ पाया, तो ये असंतुलित विकास हुआ और जो क्षेत्रीय आधार पर जो है इसका असंतुलित विकास देखा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्री दृष्टि से हरित क्रांति के किस प्रकार की परिवर्तन प्रक्रिया का उदाहरण है? क्रमिक सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक प्रसार, आकस्मिक क्रांति, नियोजित सामाजिक परिवर्तन। तो अगर हरित क्रांति की बात की जाए किस प्रकार की परिवर्तन प्रक्रिया का उदाहरण है तो नियोजित सामाजिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है सभी धर्मों को समाप्त करना, राज्य द्वारा किसी धर्म को बढ़ावा देना, किसी एक धर्म को बढ़ावा देना, राज्य का सभी धर्म से समान दूरी बनाए रखना, केवल बहुसंख्यक धर्म का समर्थन करना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, राज्य का सभी धर्मों से समान जो है दूरी बनाए रखना या सभी धर्मों को समान जो है वो दृष्टि समान भावना से देखना, ये धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को धर्म की जो स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 32। तो ये जो इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद जो है वो 25 जो है वो भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद की सभी नागरिकों को जो धर्म की स्वतंत्रता का प्रदान करता है, ये मूलाधिकार है। सतत विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल आर्थिक वृद्धि करना, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति करना बिना भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को प्रभावित किए बिना, केवल पर्यावरण की रक्षा करना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। तो सतत विकास जो है ये एनवायरनमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो आपका टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये भी टॉपिक आप कवर करके जाइएगा। तो इसका जो आंसर है सतत विकास का अर्थ क्या है या फिर इसका उद्देश्य जो अगर बात करें तो ऑप्शन बी है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना बिना भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को प्रभावित किए बिना। सतत विकास की रिपोर्ट की अवधारणा सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में दी गई थी? ब्रटलैंड रिपोर्ट में, मानव विकास रिपोर्ट में, स्टॉकहोम रिपोर्ट में या फिर रियो रिपोर्ट में? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए है, ब्रटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सतत विकास का संबंध मुख्यतः किन 3 स्तंभों से है? आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, तकनीकी, आर्थिक, प्रशासनिक और धार्मिक। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सतत विकास के जो है वो 3 जो है वो आयाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को कब जो है अपनाया गया है? फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, 2000 में, 2015, 2010, 2020। तो ये अपनाया गया था 2015 में। वैश्वीकरण का अर्थ है केवल आर्थिक, राजनीतिक, बी जो ऑप्शन है वो सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर विश्व का परस्पर जुड़ाव, एक देश का दूसरे देश पर प्रभुत्व, औद्योगिक क्रांति। तो अगर वैश्वीकरण की बात करें, इसका अगर अर्थ की बात करें तो ये है सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर विश्व का जो है वो परस्पर जुड़ाव। ये वैश्विक गांव की संकल्पना प्रस्तुत करता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की अवधारणा का उद्भव किस दशक में हुआ? ये भी आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। 1950 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी है 1980 के दशक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो कथन और कारण से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। तो कथन जो है ये स्टेटमेंट जो है कि वैश्वीकरण ने विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया। अगर आपने वैश्वीकरण का टॉपिक इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो कंसेप्ट पे अच्छी जो है वो कमांड, जिस भी कंसेप्ट से, जिस भी टॉपिक से पूछा गया वो है, वहाँ पे आपकी कमांड, आपके अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी है, वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप उसको ये तरीके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाते थे। इसमें आपकी कंसेप्चुअल जो है पकड़ कितनी है ये चेक करा जाता है इस तरीके के क्वेश्चंस में, और आपकी रीजनिंग पावर भी। तो अगर कथन की बात करें, स्टेटमेंट कह रहा है कि वैश्वीकरण ने विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अगर आपने वैश्वीकरण का टॉपिक पढ़ा है तो इसे ईजिली कर ले जाएंगे। तो वैश्वीकरण, ये स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि वैश्वीकरण जो है वो विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है, ये एक संकल्पना बताता है। कारण की बात करें तो संचार और परिवहन के साधनों के विकास ने विश्व के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ दिया है।
तो ये कारण भी जो हमारा वो सही है। तो अगर अब देखिए इसमें एक लॉजिकल कनेक्शन है या नहीं है, तो अब फिर से हमें देखना है कि वैश्वीकरण ने विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि संचार और परिवहन के साधनों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ दिया है। तो ये जो है वो दोनों ही लॉजिकली जो है वो कनेक्टेड है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ए होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही कारण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैश्वीकरण से रिलेटेड है। वैश्वीकरण का प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित है। अब यहाँ पे इसने जो है वो स्टेटमेंट हमारी ये कह रहा है कि वैश्वीकरण का प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित है। जो ये जो स्टेटमेंट वो गलत हो जाता है, क्योंकि हमने आगे क्वेश्चन में ही देखा कि वैश्वीकरण के जो है हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होते हैं। तो ये जो है वो वैश्वीकरण जो है वो ये जो इसका जो स्टेटमेंट जो केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। अब हम कारण की बात करें कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी पड़ती कि इस तरीके से क्वेश्चंस को गलत होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो कथन है वो गलत हो गया। कारण अब हम देख रहे हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो वैश्वीकरण है इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अभी हमने इसके अर्थ में देखा कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती है जो विश्व को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर जो है वो कनेक्टेड करती है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों ही गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो है आंसर डी हो जाएगा। ए और आर जो है वो दोनों गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकन होते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये 40 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट रहा। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।